प्रोफेसर मैलेट की मशीन के लिए अब सभी कुछ तैयार है। इसे किसी नोवेल साइंस की जरूरत भी नहीं है और आप इसका इस्तेमाल अपनी टाइम मशीन में कर सकते हैं। आपको बस बहुत ज्यादा पावर और इसे माइक्रोस्कोपिक स्केल तक छोटा करने का एक तरीका चाहिए। और इसका मतलब है कि आपको फिजिक्स के एक और फील्ड में एक्सपर्ट बनना होगा, क्वांटम मैकेनिक्स में। तो क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसी थियरी है जो आई थी लेट 1800 या अर्ली 1900s में, जिससे कुछ एक्सपेरिमेंट्स को डिस्क्राइब किया जा सके जो कि इसके पहले वाली थियरी के आधार पर एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते थे, जो थी क्लासिकल थियरीज। तो हमें एक नई थियरी की जरूरत थी जो डिस्क्राइब कर सके माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर को, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स और एटम्स। ये उस समय एक बहुत बड़ा शौक था। नेचर के सबसे बुनियादी कणों पर नेचर के सावधानी से बनाए गए बुनियादी कानून लागू नहीं हो रहे थे। निश्चित डिस्क्रिप्शन और मापी जा सकने वाली प्रॉपर्टीज की जगह अब पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी ने ले ली थी। साइंस को चीजों को साफ करना था, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ठीक इसका उल्टा कर रही थी। क्लासिकल थियरी और क्वांटम थियरी के बीच में सबसे बड़ा फर्क तो ये है कि क्वांटम थियरी का आधार प्रोबेबिलिटी है और ये यूनिवर्स के बारे में सोचने का एक अजीब तरीका है, क्योंकि फिजिक्स में हम लोगों का काम है हर चीज को सटीकता से डिस्क्राइब करना और भविष्य में निश्चित तौर पर क्या होने वाला है ये सटीकता से बताना। क्वांटम थ्योरी इसकी इजाजत नहीं देती। छोटे क्वांटम वर्ल्ड में कॉज और इफेक्ट्स ज्यादातर ऑप्शनल लगते हैं और समय की कोई कांस्टेंट डायरेक्शन या स्पीड नहीं रहती। मान लीजिए अगर ये सॉल्ट शेकर सच में कोई क्वांटम ऑब्जेक्ट होता तो हमें हमारी दुनिया में ये देखने को मिलता कि ये ऑब्जेक्ट दो लोकेशंस पर मौजूद है, यहाँ और वहाँ पर, या फिर ये दोनों ही जगह नहीं है। आप इसी एक वस्तु को एक साथ कई सारी जगहों पर भी देख पाते। जो बिहेवियर हम सामान्य मानते हैं उससे ये डिपार्चर दिखाता है कि क्वांटम मैकेनिक्स की रहस्यमय दुनिया टाइम ट्रैवल जैसे अपरंपरागत विचारों के लिए एक सही जगह है। ऑस्ट्रिया के वियना का रहस्यमय चीजों की जांच का इतिहास रहा है और शायद यही कारण है कि ये आदमी यहाँ क्वांटम वर्ल्ड के सबसे अजीब फीचर्स में से एक की जांच कर रहा है। वो उस टीम का हिस्सा है जो एंटेंगलमेंट नाम के फिनोमेनन की जांच कर रही है। क्वांटम एंटेंगलमेंट क्वांटम मैकेनिक्स का एक अजीब फीचर है। इसमें दो पार्टिकल्स भले ही वे एक ही जगह पर न हो, बहुत अच्छी तरह से कोरिलेटेड होते हैं। मैं हमेशा इसे दो डाइसेस की तरह सोचता हूँ और आप थ्योरी में उन डाइसेस को एक अनंत दूरी तक अलग कर सकते हैं। और अगर आप एक डाइस को फेंकते हैं तो दूसरा डाइस तुरंत ही वही साइड दिखाएगा। वे किसी तरह एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 90 साल पहले ही सोच लिया था कि नेचर में कुछ अजीब हो रहा है और उन्होंने इस एंटेंगलमेंट को स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था। आइंस्टाइन के स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस का मतलब है दो पार्टिकल्स एक की तरह बिहेव करते हैं, भले ही वो कितनी भी दूरी पर हो। आइंस्टाइन को ये विचार बिल्कुल पसंद नहीं था और जब से ये सामने आया है वैज्ञानिक इसे गलत साबित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वियना ग्रुप ने इस विचार को अंतिम सीमा तक परखने के लिए एंटेंगल्ड फोटोन का इस्तेमाल करके एक एक्सपेरिमेंट तैयार किया है। तो ये एक एंटेंगल्ड फोटोन सोर्स है जहां मैजिक होता है। इस क्रिस्टल के अंदर एक अजीब फिनोमिना है जहां कभी कभी एक फोटोन दो इंफ्रारेड फोटोन्स में टिके हो जाता है जो बाद में एंटेंगल्ड होते हैं। फिर एंटेंगल्ड फोटोन को ऑप्टिकल फाइबर्स के जरिए बिल्डिंग से बाहर भेजा जाता है। हम यहाँ हैं, ये हमारे इंस्टीट्यूट की छत है और यहाँ से हम लैब के नीचे बनाए गए एंटेंगल्ड फोटोन्स को दो दूर के रिसीवर्स की ओर भेजते हैं और हम इस डोम के अंदर रखे टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं ताकि एक एंटेंगल्ड फोटोन को इस दिशा में यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स की ओर भेजा जा सके। दूसरी तरफ हम दूसरे एंटेंगल्ड फोटोन को ऑस्ट्रेलियन नेशनल बैंक की ओर भेजते हैं
हम अपने एंटेंगल्ड फोटोन पेयर के लिए इंफ्रारेड लाइट का इस्तेमाल करते हैं ताकि वे दिखाई न दें, और अलाइनमेंट के लिए हम यहाँ एक बढ़िया ग्रीन लेजर का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये थियरी सही है तो दूर होने पर भी फोटॉन्स एंटेंगल्ड रहने चाहिए। फिजिसिस्ट्स ने लंबे समय से सोचा है कि ये कैसे हो सकता है। शायद पार्टिकल्स के पास अपनी प्रॉपर्टी चुनने का कोई तरीका हो जिससे वे मापे जाने से पहले ही एक दूसरे के साथ साजिश कर रहे हों, या शायद वे मापने से पहले ही मेजरमेंट का अनुमान लगा सकते हों। ऑस्ट्रिया की टीम ने इन सभी पॉसिबिलिटीज को खत्म करने के लिए बहुत मेहनत की है और उनके मेजरमेंट से पता चला कि पार्टिकल्स सचमुच एंटेंगल्ड हैं, ठीक वैसा ही जैसा आइंस्टीन नहीं चाहते थे। ये किसी तरह बहुत अजीब है कि आपके पास एंटेंगल्ड फोटोन्स हैं जो सबसे नए एक्सपेरिमेंट में 1500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर अलग अलग है और वे अभी भी किसी तरह से जुड़े हुए हैं। ये दिमाग को घुमा देने वाला है। लेकिन इससे भी ज्यादा दिमाग को घुमा देने वाली बात यह है कि एंटेंगलमेंट का मतलब है इंस्टेंट कम्युनिकेशन, यानी तुरंत कम्युनिकेशन, और तुरंत होना स्पीड ऑफ लाइट से भी काफी ज्यादा तेज है। तो हो सकता है कि अगर आप एक तरफ एक फोटोन को मैनिपुलेट कर सकते हैं तो आप किसी तरह दूसरी तरफ के फोटोन को कम या ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और अगर कोई ऐसा कर पाता है तो आप असल में स्पीड ऑफ लाइट से तेज कम्युनिकेट कर सकते हैं अगर ये दोनों पार्टिकल्स एक बड़ी दूरी से अलग हैं। और अगर लाइट से तेज कम्युनिकेशन करने वाला एक सिस्टम बनाना मुमकिन है तो पास्ट में असली टाइम ट्रेवल एक कदम और करीब आ जाता है, लेकिन हम अभी वहां नहीं पहुंचे हैं। प्रॉब्लम यह है कि आप एक फोटोन को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, आप बस उसे मापते हैं और ये बेहतरीन ढंग से तय करता है कि क्या वो मान लीजिए हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली पोलराइज्ड है, लेकिन आप कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भेज सकते। ये निराशजनक है। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये भी है कि कोई भी मेरे दादाजी को मारकर मुझे तुरंत इस यूनिवर्स से मिटा नहीं सकता। तो जबकि एंटेंगलमेंट को अभी पास्ट में टाइम ट्रेवल का सीधा रास्ता नहीं माना जाता है, तो दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। आप इस एंटेंगलमेंट को फॉर्मूला के साथ लिख सकते हैं। ये बहुत आसान है और दिखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये नेचर में असल में कैसे काम करता है इसके बारे में अभी तक किसी को कोई आइडिया नहीं है। क्वांटम एंटेंगलमेंट एक फिनोमेनन है जिसने 1920 से फिजिसिस्ट्स को हैरान कर रखा है। हालांकि ये ज्यादा से ज्यादा मुमकिन लगता है कि ये सच में मौजूद है, पर इसका इस्तेमाल टाइम मशीन बनाने के लिए करने के लिए हमें ये समझना होगा कि ये असल में कैसे काम करता है। और जबकि ये अभी दूर का सपना लगता है, क्वांटम की दूसरी अजीब चीजें हैरानी की बात है कि काफी मददगार साबित हो रही हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मिखाइल ल्यूकिन फिजिसिस्ट्स के एक छोटे से ग्रुप में से एक हैं जो चुपचाप अपने सब्जेक्ट की बुनियाद को हिला रहे हैं। हम जानते हैं कि एक माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में वो दुनिया जो क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल्स से चलती है, सब कुछ प्रिंसिपल्स में रिवर्सिबल होना चाहिए। तो अगर टाइम उल्टा होता है, ये एक इल्यूजन है, तो हमें पुरानी स्टेट वापस मिल जानी चाहिए। अगर कोई चीज आगे फिर पीछे और फिर से आगे चल सकती है तो आपको ऐसी चीज मिलती है जो टाइम में हमेशा खुद को दोहराती रहेगी। एक ऐसी घड़ी जिसे कभी चाबी देने की जरूरत नहीं होगी। और यही वो चीज है जिसे मिखाइल और उसके कलीग्स बनाने निकले हैं। इसे शानदार नाम से जाना जाता है, टाइम क्रिस्टल। एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर वो है जहां एटम्स एक सख्त ज्योमेट्रिक लैटिस में रखे जाते हैं, जैसे नमक या डायमंड। तो ये क्रिस्टल एटम से बने होते हैं जिन्हें एक दोहराए जाने वाले पैटर्न में खास तरीके से रखा जाता है। कुछ साल पहले वैज्ञानिक ने यह सवाल पूछा था कि चूंकि टाइम और स्पेस किसी तरह से एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, तो क्या हमारे पास टाइम में भी इस तरह की दोहराई जाने वाली स्ट्रक्चर नहीं होनी चाहिए? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में एटम्स आमतौर पर एक ही जगह पर टिके रहते हैं।
टाइम क्रिस्टल्स में चूंकि इम्प्यूरिटीज और गैप्स जानबूझकर स्ट्रक्चर में बनाए जाते हैं, एटम्स घूम सकते हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि थियरी के मुताबिक वे ऐसा बिना एनर्जी खोए कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, एक बार जब वे चलना शुरू कर देंगे तो एटम्स कभी नहीं रुकेंगे। सिस्टम्स खुद को टाइम में दोहरा सकता है। टाइम क्रिस्टल्स को 2012 में एक थियोरेटिकल नई चीज के तौर पर प्रस्तावित किया गया था, लेकिन अब प्रोफेसर ल्यूकिन उन गिने चुने लोगों में से एक हैं जिन्होंने सच में इसे बनाने की कोशिश की है। एक परफेक्ट टाइम क्रिस्टल एक परफेक्ट परपेचुअल मोशन मशीन के रूप में दिखाई देगी, जो साफ तौर पर मौजूद नहीं होनी चाहिए। इसलिए असलियत में हमारे टाइम क्रिस्टल्स हमेशा के लिए नहीं रहते, लेकिन वे बहुत लंबे समय तक जिंदा रहते हैं अगर हम एटम्स के बीच के इंटरेक्शन को ध्यान में रखें। मिखाइल और उनकी टीम ने जो बनाया है वो लगभग एक परपेचुअल मोशन मशीन है। वो ये डायमंड से बना है। ये एक तरह का अद्भुत डायमंड का टुकड़ा है जिसमें इम्प्योरिटीज की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, और मूल रूप से ये कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा है कि ये अपनी ट्रांसपेरेंसी खो देता है। इन इम्प्योरिटीज के ओरिएंटेशंस के आधार पर जब हम इस पर लेजर लाइट डालते हैं तो डायमंड सैंपल का कलर बदल जाता है, और असल में कुछ पॉइंट्स पर ये चमकीला पिंक हो जाता है और कुछ पॉइंट्स पर ये गहरा हो जाता है। और ऐसा करके हम इस टाइम क्रिस्टलाइन रिस्पॉन्स को ठीक इसी तरह ऑब्जर्व करते हैं। ये वास्तव में मैटर की एक नई स्थिर स्टेट है। भले ही इसका अभी कोई प्रैक्टिकल यूज न हो, लेकिन मिखाइल का क्वांटम टाइम क्रिस्टल एक हैरान कर देने वाली सफलता है। ये उन तरह की टेक्नोलॉजीज की एक झलक देता है जिसका आप अपनी टाइम मशीन बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी इस खोज में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको एक आखिरी रहस्य सुलझाना होगा, और वो है टाइम का असली नेचर। क्रिस्टी मिलर अपना पूरा दिन ठीक इसी के बारे में सोचने में बिताती हैं। क्रिस्टी एक फिलोसोफर हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के सेंटर फॉर टाइम में काम करती हैं। सेंटर फॉर टाइम में हमारी खास दिलचस्पी इस बात में है कि फिजिक्स हमें टाइम के बारे में जो बताती है वो उस तरीके से बहुत अलग है जिससे आप और मैं सच में टाइम में अपनी जिंदगी जीते हैं और उसे महसूस करते हैं। हम असल में एक ऐसा अकाउंट लेकर आना चाहते हैं जो हमें समझा सके कि फिजिक्स के अनुसार टाइम असल में कैसा है। फिलोसोफर्स और फिजिसिस्ट्स लंबे समय से इस बात पर बहस कर रहे हैं कि टाइम असल में क्या है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आम तौर पर माने जाने वाला व्यू ये है कि यूनिवर्स स्पेस और टाइम का एक न बदलने वाला ब्लॉक है। मोटे तौर पर इसे ब्लॉक कहने का आइडिया ये है कि इसमें 3 स्पेशियल डायमेंशंस और एक टेम्पोरल डायमेंशन है, और इस मॉडल की सबसे खास बात है वो आइडिया जिसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सभी बराबर और रियल है। इसलिए आप हर उस चीज के बारे में सोच सकते हैं जो कभी मौजूद थी, है या होगी, सब स्पेस टाइम में है। तो डायनासोर पास्ट में कहीं डायनासोर वाले काम कर रहे हैं, हम यहाँ हैं, और सारा फ्यूचर भी स्पेस टाइम में कहीं मौजूद है। इस मॉडल के अनुसार टाइम में दूसरी जगह है, स्पेस में दूसरी जगहों की तरह ही है। तो जैसे हम यहाँ हैं सिडनी में, लेकिन दूसरे लोग मौजूद हैं सिंगापुर और लंदन में, और वो जगहें भी पूरी तरह से रियल है, बस हम वहाँ नहीं हैं। अगर ब्लॉक यूनिवर्स चीजों के होने का एक सटीक डिस्क्रिप्शन है तो हमें अपनी अभी की जगह को किसी दूसरी जगह और किसी दूसरे टाइम से बदलने से कोई नहीं रोक सकता। और असली मजा तब शुरू होता है। मान लीजिए पास्ट टाइम ट्रैवल मुमकिन है। मैं आपको पास्ट में भेजती हूँ। आपका मिशन है आपके नवजात दादाजी की हत्या करना। ये एक पैराडॉक्स है, क्योंकि अगर आप पास्ट में अपने नवजात दादाजी को मार रहे हैं तो आपका अस्तित्व भी होना चाहिए, और उसी वक्त उन्हें मारने में आप कामयाब हो जाते हैं तो आपका अस्तित्व ही मिट जाएगा। आपका जन्म कभी हुआ ही नहीं, आप है ही नहीं। और अब हमारे पास है कॉन्ट्राडिक्शन। आप दोनों मौजूद है भी और नहीं भी, और किसी के साथ ये दोनों चीजें एक साथ नहीं होती। हमें पता है कि आपके दादाजी जिंदा रहते हैं क्योंकि वो बड़े होते हैं, आपकी दादी से शादी करते हैं, फिर आपके पिता का जन्म होता है वगैरह। और तो और आप पिछले हफ्ते उनकी 90th बर्थडे पार्टी में थे। तो जब कोई पास्ट में टाइम ट्रैवल करता है तो ऐसा लगता है कि पास्ट में कई सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर कोई बस नहीं है, क्योंकि पास्ट एक तय तरीके से हुआ है और वो हमेशा उसी तरह से रहेगा जैसा वो रहा है। और इसीलिए आप नहीं मार सकते नवजात हिटलर को, नहीं मार सकते नवजात बिल क्लिंटन को, और ना ही मार सकते हैं नवजात डोनाल्ड ट्रंप को।
असल में बहुत सारी चीजें करने की आजादी नहीं है। आप सोच सकते हैं कि फ्यूचर किसी तरह से ऐसा नहीं है। ये एक बुक की तरह है जिसमें सारे पन्ने खाली हैं और आप लिख सकते हैं कि क्या होने वाला है और बाकी टाइम कैसे चलेगा। लेकिन ब्लॉक यूनिवर्स मॉडल के मुताबिक बुक लिखी जा चुकी है, तो बुक बिग बैंग के पहले पल से लेकर यूनिवर्स के आखिरी पल तक लिखी जा चुकी है। अगर कोई आखिरी पल है, पूरी बुक लिखी जा चुकी है, सिर्फ पास्ट नहीं। इसलिए वाकई फ्री विल के बारे में, फ्यूचर में सोचने के बारे में कुछ अजीब है। मेरी मानिए तो चीजों के बारे में सोचने का यही तरीका है। पास्ट और फ्यूचर के बीच अंतर उतना ही है कि आप इनके बारे में कितना जानते हैं। आइंस्टाइन ने खुद एक मशहूर बात लिखी थी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच का अंतर एक जिद्दी इल्यूजन है जो बना रहता है। और ये जितना भी अजीब लगे, आज भी फिजिक्स में यही माना जाता है। और जबकि ब्लॉक यूनिवर्स सीधे आइंस्टाइन के समीकरणों से निकलता है, हो सकता है कि उस लॉजिक में कुछ बारीकियां गलत हों, कि आइंस्टाइन शायद गलत रहे हों। वाटरलू कनाडा में प्रीमियर इंस्टीट्यूट वो जगह है जहां दुनिया के फिजिसिस्ट पारंपरिक सोच की ऊब से बचने के लिए जाते हैं। यहां आजाद सोचना सामान्य है और कोई भी चीज मना नहीं है। और यहां वे लगभग हर चीज पर फिर से सोच रहे हैं, यहां तक कि टाइम पर भी। अब समय समय एक बदलाव है, वो मतलब साफ है कि इसका कोई आसान जवाब नहीं है। क्या हम इसे फिर से शुरू कर सकते हैं? ये मुश्किल है। 20वीं सदी के फिजिक्स से हमने जो सबक सीखा है वो ये है कि कोई एब्सोल्यूट टाइम नहीं होता। जो बुनियादी है वो टाइम खुद नहीं है, बल्कि चीज़ों का इवोल्यूशन और एक दूसरे के संबंध में चीज़ों की डायनामिक्स है। तो ये फंडामेंटल है कि समय की एक्टिविटी वर्तमान से भविष्य का लगातार निर्माण है। इवेंट्स का होना है, दूसरे शब्दों में एक तरह की ऑर्डरिंग है। एक चीज से पहले दूसरी चीज आती है और वही ऑर्डर हमें महसूस कराती है कि जिसे हम टाइम मानते हैं। कोई भी क्लासिकल थ्योरी टाइम के आगे बढ़ने का कोई विचार नहीं देती। टाइम तो बस दिया गया है और यूनिवर्स कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस को हल करके हमेशा के लिए दिया गया है। तो अब ये बहुत गहरा पैराडॉक्स है। हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम टाइम के एक पल में जी रहे हैं? ज्यादातर फिजिसिस्ट्स इसका जवाब ये कहकर देते हैं कि टाइम एक इल्यूजन है। ये एक तरीका है जिससे हम रियलिटी को खुद को समझाते हैं। ये अपने आप में एक दिलचस्प डिस्कशन है, लेकिन उनमें से एक, ली स्मॉलिन का ये कंट्रोवर्शियल व्यू है कि जब टाइम की बात आती है तो वो अप्रोच गलत है कि टाइम रियल है। टाइम की एक्टिविटी ये है कि ये प्रोजेक्ट से लगातार फ्यूचर को बनाता रहता है। टाइम बुनियादी है। यह दुनिया के हमारे अनुभव का सबसे जरूरी, सबसे बुनियादी हिस्सा है। यह हमारे दुनिया के अनुभव का वो हिस्सा है जो सबसे बुनियादी लेवल तक जाता है। हम जानते हैं कि हवा एटम से बनी है और हम उन्हें देख नहीं सकते, और कपड़ा एटम से बना है और हम उन्हें देख नहीं सकते। हमें बहुत सी चीज़ों के इल्यूजन होने, ट्रांसेंडेड होने या इमर्जेंट होने की आदत है। लेकिन टाइम का बहाव वो हमेशा एक मोमेंट होता है, और जो चीज़ें रियल हैं वे उसी मोमेंट में रियल हैं, और यह मोमेंट्स का एक बहाव है जिसे हम अनुभव करते हैं। मैं ये मानने लगा हूँ कि ये कोई इल्यूजन नहीं है, ये कोई हादसा नहीं है। हम टाइम को इस तरह महसूस करते हैं कि एक पल अगले इंस्टेंस में बह रहा है, क्योंकि नेचर ऐसी ही है। मुझे नहीं लगता कि हम ये समझाने के करीब भी हैं कि हम यूनिवर्स को टाइम में बहते हुए क्यों देखते हैं। ये एक बहुत बहुत गहरा सवाल है। ये निश्चित रूप से ली स्मॉलिन जो कह रहे हैं उसे मोटिवेट करता है।
उन्हें लगता है कि ये रियलिटी का इतना बुनियादी फीचर है कि इसे इमरजेंट होने के बजाय बुनियादी होना चाहिए। मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ और असल में मेरी सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म ये होगी कि मुझे कोई इक्वेशंस नहीं दिखते, वो कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। अभी तक ये सिर्फ शब्द है। क्या आप इस पर विस्तार से बता सकते हैं? मैं उनसे हर बात पर सहमत हूँ और उनका बहुत सम्मान करता हूँ कि वो सभी को चैलेंज कर रहे हैं और कह रहे हैं, देखो तुम रियलिटी को सच में नहीं समझते क्योंकि इसका ये बहुत ही बुनियादी एलिमेंट है जिसके बारे में तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि वो कहाँ से आता है, और ये बिल्कुल सच है। आपको क्यों लगता है कि ज्यादा लोग टाइम के बुनियादी होने के विचार से सहमत नहीं हैं? मुझे लगता है कि उन्होंने इस पर गहराई से नहीं सोचा है, और ख़ासकर उन्होंने जिस चीज़ पर गहराई से नहीं सोचा है वो ये है कि मैथमेटिक्स हमें कैसे धोखा देती है। मैथमेटिक्स फिजिक्स के लिए कुछ शानदार करता है। ये हमें उन सिस्टम्स को सटीक रूप से मॉडल करने देता है जिनका हम फिजिक्स में अध्ययन करते हैं, और ये बहुत पावरफुल है। लेकिन ये इतना पावरफुल है कि हमें गलती करना शुरू कर देते हैं और ये कल्पना करने लगते हैं कि नेचर ही मैथमेटिक्स है, और फिर क्योंकि अगर कोई चीज़ मैथमेटिक्स में सच है तो वो हमेशा सच होती है। तो एक तरह से मैथमेटिक्स टाइमलेस है, टाइम फ्री है। तो हम पूछ सकते हैं कि क्या कोई ऐसी मैथमेटिक्स है जो बदलाव, ग्रोथ और टाइम के लिए सचमुच सही है? जैसे कि आप जियोमेट्री में इसे एक स्थिर तरह के रिलेशनशिप्स के लिए सही ठहरा सकते हैं। जहाँ तक मुझे पता है वो मैथमेटिक्स मौजूद नहीं है। तो ये हमें टाइम ट्रैवल के बारे में कहाँ छोड़ता है? तो टाइम ट्रेवल के विचार के संबंध में हम कहाँ खड़े हैं? तो सबसे सरल बात ये है कि टाइम ट्रैवल इम्पॉसिबल है। अगर हम देखें कि हमारा जो वर्तमान है वो रियल है और पास्ट नहीं है, तो कुल मिलाकर जाने के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि टाइम ट्रैवल करना ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। अगर प्रोफेसर स्मोलिन सही है और टाइम का गुजरना एक रियल और अटूट फिनोमेनन है तो सब कुछ हो सकता है। हालांकि अगर टाइम रियल नहीं है बल्कि स्पेस टाइम के एक ब्लॉक की वजह से एक इल्यूजन के रूप में सामने आता है, तो टाइम ट्रैवलर्स बनाने वालों के लिए चीजें ज्यादा उज्जवल नजर आने लगती हैं। मुझे लगता है ये साफ है कि हमारे पास्ट में जाने की कुछ प्रोबेबिलिटी है। मुझे ये इम्पॉसिबल लगे ऐसा नहीं लगता। मूल रूप से क्वांटम फिजिक्स में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। पार्टिकल्स दीवारों से गुजर जाते हैं। मेरा मतलब है क्वांटम टनलिंग है जो क्लासिकली इम्पॉसिबल है। उसी तरह मुझे लगता है कि हालांकि क्लासिकली रूप से आप पास्ट में नहीं जा सकते और कॉजालिटी का ये विचार है कि ए बी से पहले आया, क्वांटम मैकेनिकली मुझे शक है कि ये बुनियाद है। इसीलिए ये मुझे बहुत उम्मीद देता है, क्योंकि अगर कोई चीज बुनियादी नहीं है तो हम शायद इसका फायदा उठा सकते हैं। अगर हमें इसे करने का सही तरीका पता चल जाए तो हम शायद इस रूल को तोड़ सकते हैं। लेकिन ये बहुत बहुत दूर की बात है। अभी किसी के पास भी पास्ट में जाने का कोई सही आइडिया नहीं है। लेकिन चूंकि ये किसी भी चीज से सख्ती से फॉरबिडन नहीं है तो सही है, ये सामने आ सकता है, सही है। इसलिए मेरे पास इसे खारिज करने का कोई कारण नहीं है। और फिजिक्स में हमने एक बात सीखी है कि नए आइडियाज हमेशा अनएक्सपेक्टेड होते हैं और आमतौर पर किसी न किसी की प्री कंसेप्शंस का उल्लंघन करते हैं। इसीलिए किसी को कभी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कोई चालाक इंसान आएगा और आपको रूल तोड़ना सिखाएगा। एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आपने दुनिया की पहली टाइम मशीन बना ली है, कि आपने थियोरेटिकल साइंस को प्रैक्टिकल रियलिटी में बदल दिया है। आपने शायद टाइम क्रिस्टल्स का इस्तेमाल किया होगा। हो सकता है कि इंटेंगल्ड पार्टिकल्स को मैनिपुलेट करना सीखा हो, या शायद वर्म होल्स को बनाना और कंट्रोल करना खोज लिया हो। आज ये आइडियाज ललचाने वाले हैं और पहुंच से बाहर हैं, लेकिन हर दिन हम ज्यादा सीखते हैं और करीब आते जाते हैं। शायद कल वे हमारी पहुंच में हो सकते हैं,
ये सिर्फ टाइम की बात है। अगर मेरे पास टाइम मशीन होती और मैं अपने पिताजी से मिलने वापस जा पाता तो मैं उनसे कहता, डैड 2 बातें, मैं आपसे प्यार करता हूँ और सिगरेट पीना छोड़ दूँ। मैं फ्यूचर में ट्रैवल करती, ये जानने के लिए कि यूनिवर्स इवॉल्व कैसे होता है बिल्कुल आखिर तक, क्योंकि मेरे लिए एक बुक का आखिरी पन्ना जानना बहुत जरूरी है। अगर मेरे पास एक शॉट होता तो मैं 500 साल फ्यूचर में जाता, क्योंकि मैं वो सारी चीजें जान पाता जो मेरे दिमाग में चलती रहती हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। शायद डायनासोर एक दिलचस्प एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि डायनासोर कूल है, नेचर महान और रोचक है और आसपास कोई दूसरा इंसान नहीं होगा। इससे बेहतर क्या हो सकता है? डायनासोर्स के साथ घूमना मजेदार होगा, पर मैं जानना चाहती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं, और मुझे सच में उम्मीद है कि मैं फ्यूचर में जाके मानव जाति को फलते फूलते देखूंगी। मुझे लगता है कि सबसे दिलचस्प टाइम ट्रैवल ये होगा कि वापस जाकर देखें कि लाइफ की शुरुआत कैसे हुई और फ्यूचर में जाकर देखें कि ये कैसे खत्म होती है।